हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 दिसंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 6 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 25 अगस्त। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिनिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म में एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषी और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री थे। मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 6 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी भारत। देखिए अर्जेंटीना ने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी को 4-2 से शिकस्त किया। अर्जेंटीना का यह दूसरा विश्व कप खिताब है। इससे पहले टीम साल 2005 में भी यह खिताब जीत चुकी है। जर्मनी 6 बार की चैंपियन रह चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी के करोवा में रूस के सहयोग से 300 मीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। अन्य राइफलों के मुकाबले वजन में हल्की होने के साथ साथ AK-203 चलाने में भी आसान है। ये 3 दशक से ज्यादा समय से पुरानी इंसास राइफल्स की जगह लेगी। इसी सौदे के तहत 5 लाख राइफलों का निर्माण भारत में होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए इजाज पटेल, ऑप्शन बी वैन व्हीलर, ऑप्शन सी काइल जेमिसन, ऑप्शन डी डैरल मिचेल। न्यूजीलैंड के स्पिनर इजाज पटेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ये कारनामा कर चुके हैं। जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर में 29 जुलाई 1956 को 53 रन देकर 10 विकेट झटके थे। इसके बाद 4 फरवरी 1999 को अनिल कुंबले ने 74 रन देकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जो कि अब अरुण जेटली स्टेडियम है, उसको पूरी पाकिस्तानी टीम को अकेले समेट लिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए होगा आपका इजाज पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी दुबई।
देखिए, इजराइल ने ईरान पर उन्नत सेंट्रीफ्यूशन के साथ यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता तुरंत रोकने का आग्रह किया है। बेनेट के कार्यकाल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच फोन पर बातचीत के दौरान यह अपील की गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में इजराइल के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक नई रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक ईरान ने भूमिगत फोर्डो सुविधा में 166 उन्नत IR-6 सेंट्रीफ्यूज के साथ 20% शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध करना शुरू कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी? ऑप्शन ए वर्ष 2024, ऑप्शन बी वर्ष 2025, ऑप्शन सी वर्ष 2022, ऑप्शन डी वर्ष 2023। देखिए, भारत में हवाई यात्री भी अब वर्ष 2022 से अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। भारत में यह सुविधा शुरू करने वाले पहले हवाई अड्डे कोलकाता, पुणे, वाराणसी और विजयवाड़ा हैं। इस परियोजना को भारत सरकार की डिजी यात्रा नीति के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया है। यह नीति नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसके तहत मंत्रालय का लक्ष्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग उपलब्ध कराना है। यह यात्रियों को सुविधा स्कैनर के माध्यम से तेजी से चलने में मदद करता है। यह अतिरेक को दूर करता है और संसाधन उपयोग को बढ़ाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, वर्ष 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मृदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 अगस्त। देखिए, स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मृदा संसाधनों के स्थायी प्रबंधन हेतु जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। यह 2021 के लिए इसकी थीम जो है वो आपका मृदा लवणीकरण को रोके, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दे है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने जून 2013 में विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वें सम्मेलन में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था और दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया और 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 5 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। देखिए, भारत और मालदीव के बीच जो हाल ही में है एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया। यह भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास 2008 से भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। साल 2019 में अभ्यास पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और 2018 में यह मालदीव में आयोजित किया जाएगा। 2021 का एक्वेरियन अभ्यास जो है वो आपका मालदीव में आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 6 दिसंबर। देखिए, वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इस वर्ष नौसेना ने वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम विजय वर्ष के थीम के साथ मनाने की योजना बनाई है। ऑपरेशन ट्राइडेंट वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया जवाबी हमला था।
भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंस जहाज पीएनएस खैबर को नष्ट कर दिया। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत आईएनएस निपंत, आईएनएस निर्घाट और आईएनएस वीर ने हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मरीन कमांडो या मार्कोस भारतीय नौसेना का विशेष बल इकाई है, जिसे युद्ध, आतंकवाद विरोधी विशेष अभियानों, बंधक बचाव और असीमित युद्ध का संचालन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। यह 26/11 में मुंबई आतंकवादी हमलों में प्रतिक्रिया देने वाला पहला संगठन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 4 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से मंत्रालय ने हाल ही में ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग में 44 संभावित क्षेत्रों की पहचान करती है और विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ उठाने के तरीकों के बारे में बताती है। इस रणनीति के तहत 3 प्रकार के प्रतिभागियों के साथ एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया है। प्रौद्योगिकी के प्रति आश्वस्त उपयोगकर्ता, एप्लीकेशन डेवलपर्स, प्रदाता या प्रौद्योगिकी के ऑपरेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं एक सेवा के रूप में ब्लॉकचेन और पूर्ण प्रौद्योगिकी स्टैक बिल्डर क्रिएटर है। इसके तहत शिक्षा, शासन, वित्त एवं बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल, रसद, साइबर सुरक्षा, मीडिया, कानूनी, बिजली क्षेत्र जैसे आदि क्षेत्रों में ब्लॉकचेन मॉडल के अनुप्रयोग की पहचान की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।